तो कई साथियों को इस प्रॉब्लम आ रही है कि एनपीएस और यूपीएस के विकल्प में वो क्या चुने, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प ओपन कर दिया है। और इसमें कई साथी दुविधा में है कि उन्हें एनपीएस में ही रहना चाहिए या यूपीएस में। इससे पूर्व भी हमने पहले वीडियो बनाया है और उसमें डिटेल से आपको समझाने का भी प्रयास किया है कि आपको एनपीएस में ही रहना चाहिए या यूपीएस में जाना चाहिए। परंतु कई साथियों की शिकायत थी कि आपने उच्च लेवल हाई ग्रेड का वीडियो बनाया है, जो उच्च वेतनमान होता है उसका वीडियो बनाया है, लोअर लेवल का वीडियो नहीं बनाया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको लोअर जो लेवल 4 है उसमें जो बेसिक पे स्टार्ट होता है वहाँ से बताने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को नियुक्त होता है तो उसके लिए क्या बेनिफिशियरी रहने वाला है। 30 साल की उम्र में यदि वो नियुक्त होता है और उसकी टोटल जो सर्विस पीरियड है वो 30 साल रहने वाला है, तो उस कंडीशन में एनपीएस में रहना उसके लिए बेहतर विकल्प होगा या फिर यूपीएस में जाना बेहतर विकल्प होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या विकल्प आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि 30 जून 2025 फिलहाल केंद्र सरकार ने इसके लिए लास्ट डेट की है कि 30 जून 2025 तक आपको ये फैसला करना है कि आपने एनपीएस में ही रहना है या यूपीएस में जाना है। तो चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने ये बताया है कि माना कोई कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को 30 वर्ष की आयु में, जब उसकी उम्र 30 साल है, तो किसी सरकारी विभाग में नियुक्त होता है। नियुक्ति के समय उनका लेवल 4 है और मूल वेतन जो स्टार्टिंग मूल वेतन है वो 25,500 रुपये है। और उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 वर्ष है। जिस विभाग में वो नियुक्त हुए हैं सरकारी विभाग में, हो सकता है किसी विभाग में 58 वर्ष भी हो, किसी में 60 वर्ष हो, किसी में 65 वर्ष हो। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि इनकी जो रिटायरमेंट की आयु है वो 60 वर्ष है, कि 60 वर्ष की जब इनकी एज हो जाएगी तो ये रिटायर हो जाएंगे। 30 वर्ष की सेवा में जब इनकी आयु 30 वर्ष है तो ये नियुक्त हुए हैं और 60 वर्ष में इनको रिटायर होना है। तो इनका जो टोटल सर्विस पीरियड होगा वो 30 वर्ष का होगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि कर्मचारी को 30 वर्ष की सेवा करने के उपरांत एनपीएस में फ़ायदा होगा अथवा यूपीएस में जाने में फ़ायदा होगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम। यहाँ पर ये देख सकते हैं, हमने एक चार्ट बनाया है कि इसमें बेसिक पे जो है, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 25,500 रुपये ली गई है और जो करंट डीए की दर चल रही है वो 55% के हिसाब से डीए को हमने दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 25,500 इनका बेसिक है उसमें 55% के हिसाब से जो डीए की राशि निकल के आ रही है वो 14,025 रुपये निकल के आ रही है। तो जो इनका बेसिक और डीए बनेगा वो 25,500 प्लस 14,025 रुपये, इनको ऐड कर देंगे तो ये 39,525 रुपीज़ इनका बेसिक प्लस डीए बनेगा पहले महीने का। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का 10%, वो इसका 10% होगा, बेसिक प्लस डीए का 10%। तो वो 3,953 रुपये यहाँ पर आ जाता है। 3,953 रुपये इनका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर है यानी कि सरकार है उनका 14% होता है, जो बेसिक प्लस डीए का 14%। तो ये 5,534 रुपये निकल के आ जाता है। तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है एम्प्लॉय का 10% और गवर्नमेंट की ओर से जो एम्प्लॉयर है उनका 14%, तो 10 प्लस 14%, तो ये 9,487 रुपये इनका इन्वेस्टमेंट पर मंथ हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 10% प्लस 14%, तो ये 9,487 रुपये निकल के आया है। अब मान लिया कि जब इनका रिटायरमेंट होना है तो इनको किसी पे कमीशन का लाभ भी नहीं मिला, और दूसरा ये है कि हम ये नॉर्मल लेके चल रहे हैं कि ना इनका कोई प्रमोशन हुआ। ये रिटायरमेंट का जो बेसिक है इनका 30 वर्ष की सेवा के बाद वो 60,300 रुपये है। और उस समय मान लिया कि जो डीए की दर चल रही है वो 40% के हिसाब से चल रही है। तो जो इनका डीए बनेगा रिटायरमेंट के समय वो 60,300 रुपये का 40% बनेगा, तो ये 24,120 रुपये निकल के आ जाता है डीए। अभी हम बताते हैं कि कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं। हमने सबसे पहले कैलकुलेशन ये की है कि जो एम्प्लॉय है उसका जो पहले महीने जब वो नियुक्ति पाया है तो उसका पहले महीने का जो कंट्रीब्यूशन है 10%, बेसिक प्लस डीए का 10%, और जो गवर्नमेंट का 14% है, वो मिला के टोटल जो उनका कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट पर मंथ चल रहा है, पर मंथ लिखा हुआ है 9,487 रुपये। और जब वो रिटायर होंगे, रिटायरमेंट के समय जो उनका बेसिक होगा, डीए होगा, उस समय उनका कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक प्लस डीए एट रिटायरमेंट, तो ये
₹84,420 निकल के आएगा, क्योंकि 60,300 इनका बेसिक था और डीए था 24,120। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करके ये आ जाएगा ₹84,420। तो रिटायरमेंट के समय जो एम्प्लॉय है उनका 10% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 8,442 यहाँ पर होगा, और जो गवर्नमेंट की ओर से 14% होगा 84,420 का 14%, तो वो हो जाएगा ₹11,819। टोटल इन्वेस्टमेंट इस कंडीशन में जब रिटायरमेंट की एट द एज ऑफ रिटायरमेंट ये ₹20,216 इनका कंट्रीब्यूशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर भी शामिल होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि इनका जो पहले महीने जब नियुक्ति के समय पहले महीने का इन्वेस्टमेंट था ₹9,487, और रिटायरमेंट के समय इनका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल इन्वेस्टमेंट जिसमें गवर्नमेंट का शेयर भी शामिल है वो ₹20,216 है। तो 20,216 और जो शुरू के समय यहाँ पर 9,487 था उनका एवरेज लेते हैं तो ये पर मंथ का एक एवरेज निकल जाता है। हो सकता है ये तरीका थोड़ा आपको अजीब सा लगे, लेकिन ये एक पर मंथ का एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि हर महीने आपका डीए भी बढ़ेगा और वार्षिक इंक्रीमेंट भी लगता है। एक साल में 2 बार डीए बढ़ता है और वार्षिक वेतन वृद्धि भी होगी। तो उस बेस में हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रथम नियुक्ति के समय इनका कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, और जो रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट का और इनका कंट्रीब्यूशन था, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो ये एक एवरेज निकल जाता है कि इनका जो रिटायरमेंट तक टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ₹14,874 पर मंथ निकल के आ जाता है। तो ये हम एवरेज मान के चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 30 साल का जो इन्वेस्टमेंट होगा इनका 14,874 जो एवरेज निकला हमारा कि हर महीने लगभग ₹14,874, क्योंकि पहले महीने ये रहा जो आपका इन्वेस्टमेंट रहा, 6 महीने बाद डीए बढ़ना है तो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद डीए बढ़ेगा, चेंज हो जाएगा, और उसमें जो इंक्रीमेंट आपको मिलता है उसके आधार पे भी चेंज हो जाता रहता है। तो ये 14,874 हमने एक एवरेज निकाल दिया है। तो 30 सालों में इनका पर मंथ 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 30 सालों में इनका जो हमारा इन्वेस्टमेंट निकला टोटल, तो वो निकला है हमारा ₹53,54,640। ये इन्वेस्टमेंट निकल गया, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर भी शामिल है एम्प्लॉय के शेयर के साथ साथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट अर्न, अगर हम मान के चलते हैं जो शेयर मार्केट पे आधारित होता है एनपीएस, जैसे हमने पहले भी बताया, और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्कीम्स चुनी है गवर्नमेंट की ओर से, तो मान लिया कि उसमें कम से कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से मिलता है। वैसे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ये हमेशा ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम कम से कम लेके चल रहे हैं कि 8% पर एनम के हिसाब से यदि इंटरेस्ट अर्न भी करते हैं इनका, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट निकल के आता है ₹1,68,12,966। ये केवल इंटरेस्ट आएगा इस राशि का ₹53,54,640 का 30 सालों में। अब ये तो मूलधन हो गया आपका, और ये इंटरेस्ट हो गया 8% पर एनम के हिसाब से। तो जो टोटल वैल्यू निकल के आई आपकी, जिसमें आपका जो ये कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी शामिल है, और साथ में जो ये इंटरेस्ट मिला आपको 8% पर एनम के हिसाब से ₹14,874 पर मंथ यदि आपका और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये निकल के आता है ₹2,21,67,606। ये आपकी टोटल वैल्यू बनी है, नेट एसेट वैल्यू बनी है, एनएवी बना है। और इसमें जो आपको हाथ में मिलेगा 60% जो आपको मिल जाएगा, जो टैक्स फ्री होती है टोटल राशि, इसका ₹2,21,67,606 का 60% जो होता है ₹1,33,564 ये हैंड में आपको मिल जाएगा। और जो बाकी की राशि है ₹88,67,042, इसको आपको एन्युटी प्लान में लगाना होगा, पेंशन प्लान लेना होगा इसमें। और इसमें भी कई प्लान्स होते हैं, ये लाइफ एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दिखाते हैं, 20 साल दिखाते हैं 60 साल के बाद अपनी एज को, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है लाइफ की, अपनी वाइफ को कितना दिखाते हैं, स्पाउस को, ये उस पर भी निर्भर करता है। और इसका भी रेट अलग अलग होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो इसको आगे जानने का प्रयास करते हैं हम कि जो 60% की राशि हमें एक मुश्त मिलेगी, हमारे खाते में आएगी ₹1,33,564, यदि हम उसको 60 साल की उम्र में जब ये हमें मिलेगी तो हम एज ए सीनियर सिटीजन भी होंगे। और ये देखिए पहले तो 60% की राशि हमारी ये है, और जो 40% जिसमें हमें एन्युटी प्लान लेना है वो ₹88,67,042 ये है। अब
यदि हमने 60 साल की उम्र है तो ऑब्वियसली हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और हम अगर इसकी एफडी करते हैं जो 60% की राशि है 1,33,05,64 रुपए की, हम किसी रिस्क में किसी और स्कीम में नहीं जाना चाह रहे हैं, हम एक सेफ कॉर्नर खेल रहे हैं। और इसमें यदि हम एफडी भी करते हैं किसी बैंक में तो सीनियर सिटीजन के लिए फिलहाल जो 8% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, उसमें ये देखिए आपकी इसकी जो राशि निकल के आएगी 10,64,045 रुपये ये पर ईयर आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगी। या फिर इसको अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 88,670 रुपये पर मंथ आपकी ये राशि केवल 60% का जो अमाउंट जो आपको कैश मिला है आपके खाते में गया है उसके आधार पे मिलेगा। और ये अमाउंट आपका ही रहेगा। आपकी यदि सडनली डेथ हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो जो आपके नॉमिनी है ऑब्वियसली ये जो राशि है उनके खाते में चले जाएगी या फिर उनके हैंड ओवर कर दी जाएगी बैंक की ओर से, क्योंकि आपने कानूनी रूप से नॉमिनी बनाए होंगे अपने स्पाउस को। तो ये राशि सेफ है एक किस्म से, आप ये समझिएगा 1,33,05,64 रुपये, जिसकी हमें पर मंथ के हिसाब से जो ब्याज मिल रहा है वो 88,670 रुपये मिल रहा है। अगर हम जो एन्युटी प्लान है 88,67,042 रुपये को, उसका एक जो इंटरेस्ट रेट चलता है वो 5 से 7% के बीच में चलता है जो वर्तमान में एन्युटी प्लान चल रहे हैं। तो मान लिया कि जो हमने एन्युटी प्लान लिया है उसको 6.5% पर एनएम के हिसाब से हमने एन्युटी प्लान लिया है। तो इस हिसाब से जो ये मंथली इसकी जो पेंशन बनेगी 88,67,042 रुपये की, वो 62,969 रुपये बनेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी राशि है। भले ही जो 30 साल का जो हमारा क्राइटेरिया है आज की डेट से 1 अप्रैल 2025 से, और उस समय भविष्य में ये राशि कोई मायने वैसे नहीं रखती। 88,670 रुपये की कीमत उस समय क्या हो जाएगी आप समझ सकते हैं। ये हम आज की डेट में जो ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी राशि है, लेकिन आप इमेजिन करें कि 30 साल बाद क्या 88,670 रुपये मायने रखेंगे और 62,969 रुपये क्या मायने रखेंगे। लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं आपको कि एनपीएस में आपको कितना बेनिफिट होगा, यूपीएस में कितना बेनिफिट होगा, ये सारी हम कंपैरिजन करके इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनपीएस के केस में जो हमने एफडी भी की है 60% की राशि की और जो 40% की राशि की हमने एन्युटी ली है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि 88,670 प्लस 62,969 रुपये, तो ये 1,51,639 रुपये पर मंथ एज ए पेंशन समझिए इसको कि ये आपकी अर्निंग रहेगी। और जो 1,33,00,000 रुपए है वो आपके खाते में जमा भी रहेगा। और साथ ही साथ जो एन्युटी की राशि है 40% की, मान लिया किसी किन्हीं कारणों से आप की मृत्यु हो जाती है, तो जो उस समय मृत्यु के समय जो एन्युटी की राशि का जो अमाउंट होगा, जो उसकी वैल्यू बनी होगी, वो आपके स्पाउस को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो 1,51,639 रुपया 30 साल बाद, ये मान के चलिए कि ये 60,000 रुपये के बराबर होंगे आज के, ये एवरेज मान के चलिए आप, क्योंकि हम आज की डेट में 1,51,000 इसको कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये 30 साल बाद हमें मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं। अब यूपीएस के केस में देख लेते हैं कि सेम यही केस है कि इस कंडीशन में संबंधित जो कर्मचारी है उसको कितना बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर हमने लास्ट 12 मंथ जो बेसिक है उसका रिटायरमेंट के समय वो वही मान लिया है 62,200 रुपया। 40% हम यहाँ पर डीए की दर मान रहे हैं। तो लास्ट बेसिक प्लस डीए जो है ये टोटल एमोल्यूमेंट्स निकलता है, ये 87,080 रुपये निकलता है। हम एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम है, चाहे न्यू पेंशन स्कीम है, चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, तो कई साथी ये कह रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस का ही एक अलग रूप है, मतलब उसी से बनाया गया है और इसमें ग्रेजुएटी का प्रावधान भी है। यदि ग्रेजुएटी का प्रावधान है जिसकी महत्तम सीमा इस समय 25 लाख रुपए है तो वेल एंड गुड है। इसीलिए हम यहाँ पर ग्रेजुएटी के मामले में एनपीएस और यूपीएस में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वरना हम इसकी भी कंपैरिजन करके आपको बताते कि एनपीएस में तो हम श्योर हैं कि ग्रेजुएटी मिलती ही मिलती है और अब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25 लाख रुपए रखी गई है। और यूपीएस के मामले में अभी कई साथी कई वीडियोस में हमें ये भी दिखाया गया है कि अब ग्रेजुएटी का प्रावधान किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि यूपीएस के अंतर्गत जो रिटायर होंगे या फिर जो रिटायर एनपीएस के अंतर्गत हो चुके हैं और वो यूपीएस में ऑप्ट करेंगे तो क्या उनको ग्रेजुएटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट कितनी मिलती है जो
यूपीएस के केस में, इस केस में जो हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, टोटल सर्विस पीरियड इनका 30 साल है। यहाँ पर एक देख सकते हैं, तो क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ईयर फॉर यूपीएस 25 साल का होना चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड 25 साल से कम में आपको जो अंतिम बेसिक है उसका हाफ नहीं मिलेगा, 50% उसकी पेंशन नहीं मिलेगी, वो कम हो जाएगी आनुपातिक रूप में। तो यहाँ पर 25 साल की सेवा में कितने हाफ्स होते हैं? 50 हाफ्स होते हैं। यहाँ पर इन्होंने 30 साल की सेवा की है, 30 साल की सेवा में 60 हाफ्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 25 हाफ्स मैक्सिमम रखा गया है कि 25 हाफ जो क्वालिफाइंग सर्विस है, तो 25 हाफ्स के हिसाब से ही 25 साल के हिसाब से हमें 50 हाफ्स निकाल देने हैं। एक साल में 2 हाफ्स होते हैं, 2 छमाही होती है, तो 25 साल में ये 50 छमाही हो जाएगी। और जो इसका फॉर्मूला है लमसम अमाउंट का, जो आपको दिया जाएगा टोटल एमेंडमेंट्स जो अंतिम बेसिक प्लस डीए है, इनटू टोटल हाफ्स ऑफ द सर्विस पीरियड डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एमोल्यूमेंट है ई, वो है 87,080 रुपये। यहाँ पर 25 साल की सेवा में 50 हाफ्स हुए हैं और डिवाइडेड बाई 10, तो ये 4,35,400 रुपये आपको लमसम अमाउंट दे दी जाएगी जब आप रिटायर होंगे यूपीएस के तहत। 25 साल की जो सेवा है उसका क्राइटेरिया पूरे करने के बाद, भले आप 30 साल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन 25 साल इसका क्राइटेरिया रखा गया है। और जो ये एल की वैल्यू है, टोटल हाफ्स की वैल्यू है, वो मैक्सिमम 50 रखी गई है यहाँ पर। इसके अलावा पेंशन की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं यूपीएस में कि पेंशन किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस को हम इक्वल मान रहे हैं। बेंचमार्क कॉर्पस का निर्धारण पीएफआरडी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमने कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है इस बीच अपनी सेवा अवधि में, और एनपीएस में भी हमने कोई पार्शियली विड्रॉल नहीं किया था, और यूपीएस में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने कोई भी पार्शियली विड्रॉल नहीं किया है। उस कंडीशन में इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू सेम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 12 मंथ एवरेज बेसिक हमने मानी 62,200 रुपये यहाँ पर मान लिया, जो कि अभी एनपीएस के केस में भी मानी थी। जो क्यू है वो 30 इंटू 12, कुल कितने महीने हुए 30 साल में, कितने महीने हुए, एक साल में 12 महीने हैं, तो 30 साल में 360 महीने होते हैं। लेकिन क्यू की एक लिमिट दी गई है कि यदि इसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू 300 से ज़्यादा आ रही है तो उसको 300 ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पर 300 ही कंसिडर इसको किया जाएगा। तो अब इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, पेंशन जो बेसिक बनेगा पेंशन का, वो P इंटू क्यू इंटू इंडिविजुअल कॉर्पस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 300 इंटू बेंचमार्क कॉर्पस। हमने बताया कि इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस यहाँ सेम है, तो मान लिया कि इनकी वैल्यू 35 लाख रुपए है, इंडिविजुअल कॉर्पस की भी और बेंचमार्क कॉर्पस की भी। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम रखते हैं जो P है, जो अंतिम 12 महीनों का बेसिक है, वो 62,200 रुपया है। क्यू की वैल्यू यहाँ पर 360 थी, लेकिन चूंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 300 है तो हमने 300 रखी है। इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू रखी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 300 इंटू 35 लाख। तो इनको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो इनका बेसिक बनेगा पेंशन का 31,100 रुपया बनेगा। साथ ही साथ उस समय यदि डीए की दर 40% चल रही है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, तो इनका जो डीए बनेगा 40% के हिसाब से 12,440 रुपये बनेगा, 31,100 रुपये के 40% के हिसाब से। तो इनको जो पर मंथ पेंशन मिलेगी 31,100 प्लस 12,440, तो ये 43,540 रुपीज़ इनको पेंशन मिलेगी पर मंथ। और ये बढ़ती भी रहेगी, जैसे जैसे डीआर की दर बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ती भी रहेगी। लेकिन एनपीएस की तुलना में यदि देखा जाए, यहाँ पर 43,540 रुपीज़ ये है, और लमसम अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट इनको जो मिली है 4,35,400 रुपीज़ मिली है। और वहीं तुलना करें हम एनपीएस की, तो इनको जो पर मंथ जो एक किस्म से आपकी पेंशन मिल रही है, चाहे इन्होंने एफडी की है और चाहे एन्युटी प्लान लिया है, वो 1,51,639 रुपये मिल रही है। साथ ही साथ जो इनका ये 1,33,564 रुपये है, ये सेफ है, ये इनके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा जब तक इनकी एफडी रहेगी। और इसके अलावा ये इसको किसी अन्य प्लान में भी लगा सकते हैं यदि ये रिस्क लेना चाहें तो, और सेफ गेम खेलना चाहें तो केवल आप बैंक में एफडी कर दीजिए। फिर भी ये अमाउंट यूपीएस की तुलना में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। साथ ही साथ कई राज्यों में जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मी हैं, यदि वो यूपीएस को ऑप्ट कर लेते हैं तो उसके प्रावधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक बार आप यूपीएस में चले गए तो उसके बाद कोई भी विकल्प नहीं है
आपका एनपीएस में वापस आने का या फिर ओपीएस में भी वापस आने का। जबकि यदि आप एनपीएस में ही रहते हैं और किसी राज्य में कोई राज्य सरकार परिवर्तित हो जाती है और उनकी जो मंशा है ओपीएस को लागू करने की हो जाती है, तो एनपीएस से ओपीएस के रास्ते खुले रहते हैं। और कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि एनपीएस से ओपीएस में लोग गए हैं। लेकिन यदि आप यूपीएस में ऑप्ट कर लेते हैं तो यूपीएस से ओपीएस में जाने का रास्ता फिलहाल नज़र नहीं आता। तो एक कारण ये भी है कि हम बार बार ये बोलते हैं कि फिलहाल आप एनपीएस में बने रहें, यूपीएस में ना जाएं, क्योंकि यूपीएस की स्कीम हमें किसी भी नज़रिए से फ़ायदेमंद नहीं लग रही है। तो साथियों, ये था हमारा आज के वीडियो में एनपीएस वर्सेस यूपीएस का विश्लेषण। लेवल 4 में कम ग्रेड पे में कम जो वेतनमान है उसमें। तो यदि ये वीडियो आपको लाभकारी साबित होता हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं शीघ्र ही आपसे नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।